सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर विषय की, और इसमें राजन सीरीज के सभी प्रश्नों को हम कर रहे हैं। बहुविकल्पी सभी प्रश्नों को कर लिया था हमने, और अति लघु उत्तरीय के 2 पार्ट में करा चुका हूं। 104 नंबर प्रश्न तक मैं आपको करा चुका हूं। यह आपका लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग आपके सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। कंप्यूटर के सामने वाले लिंक को आप क्लिक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहां से सभी वीडियोस को आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अब इस क्लास में हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से सभी प्रश्नों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न के 105 है, अनुक्रिया किसे कहते हैं। अब शब्द को समझिए। आप देखिए लिखा है अनुक्रिया। क्रिया आप समझते हैं किसी काम को करना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। और अनुक्रिया मतलब कि उसकी प्रतिक्रिया, किसी क्रिया को करने के बाद जो चीज होती है उसे आप क्या समझेंगे, अनुक्रिया, रिस्पॉन्स, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स। तो किसी कार्य या क्रिया के बाद अथवा उसके फलस्वरूप होने वाली प्रतिक्रिया। जब कोई छात्र पूछे गए प्रश्न को समझकर उसका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखता है तो उसे अनुक्रिया, अनुबोधन यहाँ पे लिखा है, अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये आप समझिएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न के 106 है, सीडी का पूरा नाम क्या है। तो बहुत ही आसान है, सीडी डीवीडी यह आप सुनते आ रहे हैं शुरू से। और सीडी का पूरा नाम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न के 107 है, रोम का पूरा नाम बताइए। ROM, रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 108 है, प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। प्रौद्योगिकी मतलब कि टेक्नोलॉजी, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। अब देखिए प्रौद्योगिकी क्या होता है, तो प्रौद्योगिकी का अर्थ विज्ञान का एक तरह से उपयोग करना होता है। जैसे विज्ञान हम शुरू से पढ़ते आए हैं, लेकिन उस पढ़ाई को नहीं, प्रैक्टिकली विज्ञान का उपयोग करना, जिससे जो हमारे काम होते हैं वह आसान हो सके। ठीक है, जैसे पहले चिट्ठी का प्रयोग होता था बातचीत करने के लिए एक दूसरे से, अब मोबाइल फोन का इस्तेमाल होता है। तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में अंतर आया। ठीक, तो इसी तरीके से प्रौद्योगिकी का अर्थ विज्ञान का एक तरह से उपयोग करना है। ठीक है, प्रौद्योगिकी तकनीकी कौशल, विधियों और वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में या उद्देश्यों की सिद्धि में उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का नाम जो है वह प्रौद्योगिकी है। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी विज्ञान की व्यवहारिक व प्रायोगिक विधि है। यह आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न के 109 है, सर्वर का क्या अर्थ है। तो सर्वर सेवकों का नेटवर्क है जो सेवकों को जोड़ने तथा सूचना का आदान प्रदान का कार्य करता है। अब देखिए सर्वर क्या होता है, सर्वर जो किसी भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को पूरा करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वर। जो कोई जानकारी प्रदान करता है, जो कोई जानकारी लेना चाहता है, जो किसी कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्लाइंट। और जो उसके रिक्वेस्ट को पूरा करता है उसे हम कहते हैं सर्वर। तो कोई भी कंप्यूटर या डिवाइस जो अनुप्रयोग या सेवा प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न के 110 है, फुल डुप्लेक्स मोड क्या है। तो फुल डुप्लेक्स से आशय सूचना के साथ एक ही समय पर प्राप्तकर्ता या प्रदानकर्ता के वार्तालाप या सूचना का आदान प्रदान से है। तो देखिए फुल डुप्लेक्स मोड यह एक डेटा ट्रांसमिशन मोड होता है जिसमें डेटा को एक समय पे ही सिग्नल कैरियर या दोनों दिशाओं में प्रसारित किया जाता है। ठीक है, तो अब ये देखिए ये 2 टर्मिनल है। अब यहाँ से डेटा यहाँ जा रहा है और यहाँ से डेटा यहाँ आ रहा है, एक साथ ऐसा हो रहा है। तो ये इस मोड को हम लोग क्या कहते हैं, फुल डुप्लेक्स मोड कहते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न के 111 है, सर्च इंजन क्या करता है। तो सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर
इंटरनेट पर खोजकर डेटा प्रदान करता है। सर्च इंजन क्या है? जो भी जानकारी आप इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करना चाह रहे हैं, उस जानकारी को खोज कर देने वाला जो काम होता है वह सर्च इंजन का होता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न के 112 है, डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है? तो डीबीएमएस का पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न के 113 है, हैकर्स क्या है? लिखिए। तो जो व्यक्ति किसी कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से अन्य कंप्यूटर सिस्टम की प्रक्रिया संचालन को अपने वश में कर लेता है तथा कंप्यूटरों के सुरक्षा घेरों को तोड़ देता है, हैकर्स कहलाता है। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो आधिकारिक रूप से किसी भी डेटा को एक्सेस करने और किन्हीं सिस्टम को कंट्रोल करने का हक उसका नहीं है, उसको यह जिम्मेदारी नहीं दी गई है, उसको यह एक्सेस नहीं दिया गया, फिर भी वह यह कार्य करता है, किसी कंप्यूटर पर कंट्रोल करना, किसी नेटवर्क में घुसना, तो ये सब काम किसका होता है? हैकर का होता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 114 है, कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है? कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर की शिक्षा ने व्यक्ति को सामान्य कार्यों को करने की क्षमता में अभिवृद्धि कर दी है। जो कार्य पहले 20 व्यक्तियों द्वारा 10 दिन में किया जाता था, वह केवल 2 व्यक्ति कंप्यूटर के माध्यम से 1 घंटे में कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न के 115 है, सूचना के कोई 2 गुणों को बताइए। तो सूचना विश्वसनीय एवं वैध होनी चाहिए और सूचना में पूर्णता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 2 सूचना के गुण हो जाने चाहिए। ठीक है, सूचना मतलब कोई इंफॉर्मेशन है तो उसका 2 गुण पूछा जा रहा है, उसका 2 कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? तो सूचना देखिए, पहले तो ऐसी सूचना नहीं होनी चाहिए जो फॉल्स हो, जो कोई गलत हो और जो अवैध हो। ठीक है, और दूसरा वो अधूरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पूर्ण होनी चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 116 है, भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ? तो भारत में जो इंटरनेट सेवा का विकास हुआ था वह 1995 में 15 अगस्त 1995 से हुआ था। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 117 है, इंटरनेट के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो इंटरनेट के मुख्य भाग जैसे मुख्य कंप्यूटर हो गया, टेलीफोन हो गया, मॉडेम हो गया, नेटवर्क हो गया, उपग्रह संचार, केबल नेटवर्क, राउटर भी लिख सकते हैं आप। तो ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए इंटरनेट के प्रमुख भाग। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 118 है, प्रोटोकॉल क्या होता है? तो प्रोटोकॉल नियमों तथा निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यक है। तो बिल्कुल सटीक परिभाषा यहाँ पे दी गई है कि प्रोटोकॉल क्या है? नियमों और निर्देशों का समूह है, मतलब किस हिसाब से, किन नियमों से कंप्यूटर को चलना है और किस तरीके से कंप्यूटर को, नेटवर्क को चलना है, और जो किसी भी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हीं नियमों को हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 119 है, शिक्षा रेडियो की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शिक्षा रेडियो की विशेषताओं का वर्णन, तो अधिगम से सरलता होती है, अधिगम में सरलता होती है, शिक्षा रेडियो से अधिगम में सरलता होती है। इसके बाद देखिए पहुंच में आसान है और सीधा अनुदेशन है, विचार शक्ति में वृद्धि होती है और प्रेरणात्मक सुविधा इससे मिलती है शिक्षा रेडियो से। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 120 है, शैक्षिक दूरदर्शन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो शैक्षिक दूरदर्शन के उद्देश्य विद्यार्थियों द्वारा नवीन विचारों को ग्रहण करना और विद्यार्थियों द्वारा प्राणी एवं वन्य जीवों में रुचि लेना। तो शैक्षिक दूरदर्शन से विद्यार्थी जो होता है नए विचार को ग्रहण करता है, और जैसे हम लोग रहते हैं सोसाइटी में, घरों में, हमारे पास आसपास जंगल तो है नहीं और वन्य जीवों से हम लोग दूर हैं, तो वन्य जीवों में रुचि भी जो पैदा होती है वह शैक्षिक दूरदर्शन के माध्यम से होती है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 121 है, भारत के कलकत्ता एवं दिल्ली रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कब हुआ था? तो कलकत्ता एवं दिल्ली रेडियो स्टेशन का उद्घाटन क्रमशः 12 अगस्त 1927 एवं जनवरी 1935 में हुआ था। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 122 है, संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो संचार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 123 है, संचार की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी है? तो संचार की जो प्रमुख बाधाएं होती हैं, कम्युनिकेशन की जो प्रमुख बाधाएं देखिए भौतिक हो सकती है, मतलब कि कहीं कोई खराबी आ सकती है या फिर कहीं पे तार नहीं है, नेटवर्क नहीं है,
तो वहां पे संचार में दिक्कत आएगी। इसके बाद देखिए व्यक्तिगत सामाजिक, तो किसी समाज में मान लेते हैं इसको खराब माना जाता है या वहां के लोग इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं संचार को, तो वहां पे नहीं हो पाएगा, वहां से बातचीत नहीं कर पाओगे। अभी मान लेते हैं किसी गांव में आप जाना चाह रहे हो, वहां पे लोग आपको घुसने ही ना दे, तो इस तरीके की बात हो जाएगी, तो ये भी बाधा हो जाएगी। इसके बाद देखिए भाषा संबंधी, जहाँ अगर कहीं पे आप जा रहे हो, किसी से आप बात करना चाह रहे हो और वह आपकी लैंग्वेज नहीं समझ रहा है, आप उसकी लैंग्वेज नहीं समझ रहे हो, तो ये हो जाएगी भाषा संबंधी बाधाएं। इसके बाद देखिए संगठनात्मक, ठीक है, कोई संगठन है जो किसी चीज का खोज कर रहा है, तो इस तरीके से भी बाधाएं आ सकती हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 124 है, इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियों के नाम लिखिए। तो ये इंटरनेट जोड़ने के लिए टेलीफोन, मॉडेम, केबल नेटवर्क और कंप्यूटर, ये 4 चीजें तो मुख्यतः होनी चाहिए, टेलीफोन, मॉडेम, केबल नेटवर्क और कंप्यूटर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 125 है, मॉडेम क्या है लिखिए। तो मॉडेम मॉड्यूलेटर एवं डीमॉड्यूलेटर उपकरण का आधुनिक रूप है। तो छोटे रूप में मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर को हम क्या कहते हैं, मॉडेम कहते हैं, ठीक। और यह मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन दोनों प्रकार की प्रक्रिया कर सकता है। यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी अंकित सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप भेजती है तथा जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल प्राप्त होता है उसे ही मॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। किसी संचार के माध्यम एवं आंकिक मशीन के मध्य संचार स्थापित हेतु आवश्यक अवयव है। तो देखिए यह किसी संचरण के माध्यम तथा आंकिक मशीन के मध्य संचार स्थापित करने हेतु आवश्यक है। तो मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर होता है। और कंप्यूटर में इंटरनेट की सेवा, कंप्यूटर को इंटरनेट की सेवा से जोड़ने के लिए मॉडेम का उपयोग किया जाता है, ठीक। अब इसके बाद देखिए संख्या 126 है, गेटवे से क्या तात्पर्य है। तो गेटवे ऐसे उपकरण को कहते हैं जो OSI मॉडल के सभी 7 लेफ्टों पर कार्य करते हैं। गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। तो नेटवर्क में गेटवे इस्तेमाल होते हैं और यह नेटवर्क में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में काम में आते हैं और यह नेटवर्क में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 127 है, URL का पूरा नाम क्या है। तो URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 128 है, WLL का पूरा नाम लिखिए। तो WLL का पूरा नाम होता है वायरलेस लोकल लूप। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 129 है, इंटरनेट रिले चैट क्या है। तो इस सुविधा के माध्यम से एक व्यक्ति एक ही समय में हजारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार कर सकता है। तो इंटरनेट रिले चैट क्या है, इसके द्वारा एक व्यक्ति बहुत से व्यक्तियों के साथ कम्युनिकेशन, बातचीत, संचार कर सकता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 130 है, शैक्षिक संसाधन संबंधी किन्हीं 2 वेबसाइटों के नाम बताइए। शैक्षिक संसाधन मतलब कि ऐसी चीजें जो पढ़ाने में काम आती हैं, ऐसी वेबसाइटों का। तो www.dbrao.ac.in ये हो गई वेबसाइट, और दूसरी वेबसाइट www.ncrt.com। अब यहाँ पे देखिए NCERT की वेबसाइट को बताना चाह रहे होंगे, तो उसका जो करंट एड्रेस है वो www.ncert.nic.in है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, ये सही है, ठीक है, ये गलत है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 131 है, दूरस्थ शिक्षा का एक कार्य बताइए। तो यह शिक्षा सेवारत व्यक्तियों के लिए नई शिक्षा के विभिन्न आयामों को स्थापित करती है। तो दूरस्थ शिक्षा क्या है, यह शिक्षा सेवारत व्यक्तियों के लिए नई शिक्षा की विभिन्न आयामों को स्थापित करती है। तो दूरस्थ शिक्षा का एक कार्य आपको लिखना है, तो दूर स्थित किसी व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना, यही सबसे बड़ा कार्य है दूरस्थ शिक्षा में। और इसमें एक कैटेगरी जो है लोगों की, जो यहाँ पे लिखा है सेवारत व्यक्ति, तो जो किसी जॉब में है, तो ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा ग्रहण करने में बहुत मदद मिलती है। जैसे यहाँ पे आप लोगों में से कई लोग जॉब करते होंगे, काम करते होंगे और साथ में अपना DLED भी कर रहे होंगे, तो ऐसे लोगों को हम लोग जैसे दूरस्थ शिक्षा जैसे आप ग्रहण कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, उसी तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल आपको एक कार्य बताना है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 132 है,
ओवरहेड प्रोजेक्टर की एक उपयोगिता बताइए। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से गृह निर्मित वस्तुओं को भी पर्दे पर दर्शाया जा सकता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 133 है, ओवरहेड प्रोजेक्टर के कौन कौन से भाग होते हैं। तो कैबिनेट होता है, प्रोजेक्शन लेंस होता है, ठंडा करने की व्यवस्था होती है और फोकस व्यवस्था होती है और एपीडायस्कोप होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 134, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता संबंधी किन्हीं दो क्षेत्रों का उल्लेख करिए। तो किसी शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी की उपयोगिता संबंधी दो क्षेत्र आपको लिखना है। तो शैक्षिक नीति निर्धारण में और शैक्षिक सूचना संवहन में। अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई नीति बनाना है, नई नीति बनाना है, जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई है उस तरीके से कोई नीति बनाना है या फिर कोई भी सूचना प्रदान करना है, तो इसमें जो होता है वह आईसीटी का मुख्य उपयोग होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 135 है, इंटरनेट के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो इंटरनेट के प्रमुख भाग हैं टेलीफोन, मॉडेम, नेटवर्क, उपग्रह संचार, केबल, मॉडेम, ये सब मैंने आपको पहले ही बताया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 136 है, इंटरनेट की एक मुख्य विशेषता क्या है। तो इंटरनेट की सहायता से मानवीय संचार व्यवस्था को सरल, सरस व बहुउपयोगी बनाया जा सकता है। तो इंटरनेट की यह मुख्य विशेषता हो गई। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 137 है, विश्व में इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो विश्व में इंटरनेट की शुरुआत 1969 से मानी जाती है। प्रश्न संख्या 138 है, इंटरनेट का एक कार्य बताइए। तो विश्व की समस्त कार्य क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियों को उपयोगकर्ता की खोज पर तुरंत प्राप्त करना, यह क्या है, इंटरनेट का एक कार्य है। ठीक है, जैसे भी किसी भी क्षेत्र से जुड़ी जानकारी किसी को भी विश्व में चाहिए तो वह तुरंत इंटरनेट के माध्यम से उस जानकारी को प्राप्त कर सकता है। यह इंटरनेट का प्रमुख कार्य है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 139 है, कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से अंग होते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के निम्नलिखित 5 प्रमुख अंग होते हैं, कंप्यूटर डाटा, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर प्रयोगकर्ता, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, गाइडलाइंस एवं विधियां। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न संख्या 140, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जैसे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गया और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस हो गया, ये सभी टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार हो गए। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 141 है, शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में समझाइए। तो रेडियो द्वारा नियमित रूप से विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के छात्रों के शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। रेडियो द्वारा प्रसारित इनको ही शैक्षिक रेडियो की संज्ञा दी जाती है। तो शैक्षिक रेडियो आप समझ पा रहे होंगे, विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम जो रेडियो के माध्यम से चलाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, शैक्षिक रेडियो। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 142 है, स्मार्ट कक्षाओं से आप क्या समझते हैं। तो स्मार्ट कक्षाओं से हमारा तात्पर्य उन नवीन शिक्षण प्रक्रिया से है जहां शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी विद्यालय भवन की कोई जरूरत नहीं होती है। यहाँ तो मात्र नए नए तकनीक संसाधनों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। इस शिक्षा के माध्यम से फोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न संख्या 143, सूचना के कोई दो गुण बताइए। सूचना के दो गुण होते हैं, शुद्धता और अर्थपूर्णता। सूचना के ये दो गुण हो गए। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 144, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से मानी जाती है। तो संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं और कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना। तो कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन, सामान्य। बनाना पता नहीं यहाँ पे क्यों लिख दिया है, सामान्य, जो जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन। सामान्य व्यक्ति जैसे आप सुना होगा तो सामान्य, वही सामान्य। तो सामान्य कॉमन, कम्युनिस्ट का मतलब होता है सामान्य। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 145 है, छात्रों के उपयोग के लिए पुस्तकों की प्राप्ति संबंधी वेबसाइटों का वर्णन कीजिए। तो www.book और online.com। इसके बाद देखिए www.esmarts.com/books। इसके बाद देखिए www.fabmart.com, फिर www.amazon.com। तो यहाँ से किताबें छात्र ले सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 146, छात्रों के उपयोग के लिए रोजगार प्राप्ति संबंधी वेबसाइटों का वर्णन कीजिए, जहां से रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके। तो www.freshers
www.job.com, www.careerjobs.com और www.alltimejobs.com और www.bankjob.com और www.naukri.com। ये सब क्या है, रोजगार प्राप्त करने की वेबसाइटें हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 147 है, एजुसेट के कोई दो कार्य लिखिए। एजुसेट मैंने आपको बताया एजुकेशनल सैटेलाइट के माध्यम से छात्रों को अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है और एजुसेट उपग्रह के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को प्रभावी शिक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये हो गया एजुसेट के दो कार्य। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 148 है, प्रसार भारती का स्थापना दिवस कब है? तो प्रसार भारती का स्थापना दिवस 23 नवंबर 1997 को माना जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 149 है, प्रिंटर क्या है? तो प्रिंटर एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल युक्ति है जो बाइनरी कोड के आंकड़े प्राप्त करती है तथा इसको कागज पर छापती है। तो प्रिंटर आपको पता है कि किसी भी डेटा को, इंफॉर्मेशन को प्रिंटेड फॉर्म में प्राप्त करने के लिए एक मशीन है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 150, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 151 है, स्मृति क्या है? तो कंप्यूटर में किसी भी निर्देशन, सूचना एवं परिणाम को संचित करने के लिए किए जाने वाली युक्ति स्मृति कहलाती है। स्मृति या जिसे हम लोग सामान्यतः मेमोरी कहते हैं, ठीक है, जो जीबी में आप लोग देखते होंगे कि इसका इंटरनल मेमोरी इतना है, इसका एक्सटर्नल मेमोरी इतना है और इसमें रैम इतना है, रोम इतना है, तो यही मेमोरी। तो कंप्यूटर में किसी भी निर्देश, सूचना एवं परिणाम को संचित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली युक्ति को मेमोरी या स्मृति कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 152 है, ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत कब हुई? ज्ञानवाणी रेडियो का शैक्षिक सेवाओं का शुरुआत पूछ रहा है, तो शैक्षिक सेवाओं की जो शुरुआत हुई वह सन 2000 में हुई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 153 है, दूरदर्शन का एक गुण बताइए। तो इसके डेटा प्रशिक्षित तथा विशेष गुणी अध्यापकों की कमी का निराकरण संभव है। देखिए कुछ टीचर्स जो होते हैं वह कम प्रशिक्षित होते हैं, ठीक है, इसीलिए तो आपका प्रशिक्षण का प्रोग्राम चलाया जाता है डीएलएड और बीएड, ताकि जितने भी अध्यापक हमें मिले वह प्रशिक्षित मिले, अच्छे ढंग से जिन्हें किस तरीके से पढ़ाना है बच्चों को वह मालूम रहे। लेकिन फिर भी जो कमी है वह तो है ही, तो इस कमी को पूरा कर सकते हैं दूरदर्शन के माध्यम से। तो विशेष और गुणी अध्यापक की जो कमी है वह दूरदर्शन के माध्यम से पूरी की जा सकती है। कैसे? दूरदर्शन के माध्यम से टीचर्स की जो क्लासेस हैं वह प्रसारित की जा सकती है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 154 है, संचार की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो संचार की विशेषता देखिए स्पष्टता का सिद्धांत, ठीक है, और ध्यान आकर्षण का सिद्धांत, यह दो विशेषताएं होती हैं संचार की। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 155 है, शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहा जाता है? शैक्षिक दूरदर्शन को, शैक्षिक का मतलब होता है एजुकेशनल और दूरदर्शन को हम लोग टीवी जनरली बोलते हैं, तो ईटीवी बोला जाता है शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 156 है, पैकेज का क्या अर्थ है? पैकेजेस का क्या अर्थ है? तो जब कोई व्यक्ति, संस्था या कंपनी अपनी सूचनाओं आदि को व्यवस्थित रूप से किसी माध्यम से सुरक्षित एवं व्यवस्थित करती है तो वह पैकेज कहलाते हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 153 है, पैकेज की प्रकार बताइए। तो वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन पैकेज, वर्कशीट पैकेज और डेटाबेस आदि, ये सब क्या है? पैकेजेस हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 158 है, MS आउटलुक क्या है? तो यह माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किए जाने वाला एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। तो MS आउटलुक आप समझ गए कि यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के तरफ से पेश किए जाने वाला एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। इसके बाद देखिए MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम व रो होते हैं? कॉलम मतलब खड़ी लाइनें इस तरीके से और रो मतलब इस तरीके से क्षैतिज लाइनें, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा कॉलम और रो कितने होते हैं MS एक्सेल में? तो एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं और रो होते हैं 10,48,576। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही बड़ा स्पेस होता है MS एक्सेल में। अब
इस तरीके से यहाँ पे सभी अति लघुत्तरी प्रश्न समाप्त होते हैं। इसके बाद स्टार्ट होगा लघुत्तरी प्रश्न। अगर लघुत्तरी प्रश्नों को भी पढ़ना है आपको तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ लघुत्तरी प्रश्न को भी मेरे द्वारा पढ़ाया जाए। अब यहाँ पे दोस्तों उम्मीद है कि सभी जो अति लघुत्तरी प्रश्न यहाँ पे आपने पढ़े सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और ये क्लास आपको पसंद आई तो इस क्लास को लाइक करिए और कमेंट करके जो भी आपके सवाल और सुझाव हैं कंप्यूटर विषय से जुड़े आपके जरूर आप मुझसे पूछिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अब इस क्लास में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी क्लासेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं और इसी तरीके से बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिए जहां से आप कम समय में बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और सभी विषयों को आप पढ़ते रहिए, चैनल पे विजिट करेंगे। सभी लिंक्स जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। आपके थर्ड सेमेस्टर की सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे और हमारे ऐप पे भी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।